हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे चर्चा कर रहे थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर में इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होता है? ट्रांसलेशन का मतलब है mRNA के ऊपर प्रोटीन का बनना। ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने देखा है कि डीएनए से mRNA का सिंथेसिस होता है और mRNA डीएनए से मैसेज लेकर के उसको फिर कन्वर्ट करता है प्रोटीन में। तो mRNA से प्रोटीन के बनने की क्रिया ही ट्रांसलेशन कहलाती है। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन कैसे होता है, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए जो मशीनरी है वो है राइबोसोम, mRNA, tRNA, एमिनो एसिड्स, और ट्रांसलेशनल फैक्टर्स। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर में 70S टाइप का होता है। ये हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना हुआ होता है। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और दूसरा लार्जर सब यूनिट होता है। प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S का और लार्जर सब यूनिट होता है 50S का। इस राइबोसोम में rRNA और प्रोटीन ये दोनों मिल करके राइबोसोम को बनाते हैं। mRNA जो प्रोकैरियोट में है उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके 5 टर्मिनस के ऊपर में एक खास सीक्वेंस पाया जाता है जिसको साइन डलगर्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस है AGG और इसके बाद होता है स्टार्ट कोडोन AUG। ये साइन डलगर्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट के स्मॉलर सब यूनिट में जो 16S rRNA पाया जाता है उसके सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 16S rRNA का सीक्वेंस होता है CCU CCU। तो ये सीक्वेंस इसके साथ जाकर के बाइंड कर जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन डलगर्नो सीक्वेंस जो है mRNA पर ये 16S rRNA का बाइंडिंग साइट है। उसके बाद AUG जो स्टार्ट कोडोन है यह जाकर के आपको F में tRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहने के कारण बाइंड करता है। अब हम लोग आए इस बात के ऊपर कि ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार से होता है। तो ट्रांसलेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन,
दूसरा स्टेप है इलोंगेशन, और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? तो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट, जब हम राइबोसोम को ट्रांसलेशन होने के समय में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तीन हिस्से के अंदर में बटा हुआ है, इस प्रकार से। जिस साइड से टीआरएनए इसमें एंटर करता है उसको ए साइड कहते हैं। जहां पर एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है उसको पी साइड कहते हैं, और जहां से टीआरएनए बाहर निकल जाता है उसको ई साइड कहते हैं। तो सबसे पहला इवेंट ये होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिसको कहते हैं IF3, ये स्मॉलर सब यूनिट के ई साइट पर जाकर के बाइंड करता है, और जब भी ये ई साइट पर बाइंड करेगा तभी दोनों सब यूनिट जो है एक दूसरे से अलग हट जाएगा। तो ये IF3 यहां बाइंड कर गया तो लार्जर सब यूनिट इससे सेपरेट हो गया। अब दोनों सब यूनिट अलग अलग हो गया। ये दोनों सब यूनिट अलग हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप में होता है कि इनिशिएशन फैक्टर IF1 और इनिशिएशन फैक्टर IF2 ये जाकर के ए साइट पर बाइंड करता है, इस साइट पर बाइंड करता है। तो एक साइट पर IF3 बाइंड कर गया और दूसरे साइट पर IF1 और IF2 बाइंड कर गया। अब इस तीनों के बाइंडिंग के बाद इसमें आता है टीआरएनए। तो टीआरएनए का चार्जिंग होता है, यानी कि टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड लोड होता है। तो सबसे पहला जो एमिनो एसिड टीआरएनए पर लोड होता है वह है फॉर्माइल मिथ्योनिन, जिसको एफ मेट हम लोग कह देते हैं। तो टीआरएनए जिस पर कि फॉर्माइल मिथ्योनिन लोड किया है वह टीआरएनए कहलाता है एफ मेट टीआरएनए। तो इस तीनों फैक्टर के बाइंडिंग के बाद में एफ मेट टीआरएनए इसमें आता है। तो स्मॉलर सब यूनिट के अंदर में अब केवल पी साइट खाली है जहां पर कि एफ मेट टीआरएनए बाइंड कर सकता है। तो एफ मेट टीआरएनए आकर के पी साइट पर बाइंड कर जाता है। अब एफ मेट टीआरएनए के बाइंड कर जाने के बाद एमआरएनए आता है, और एमआरएनए का साइन डलगर्नो सीक्वेंस 16S आरएनए से बाइंड कर जाता है, और स्टार्ट कोडोन एफ मेट टीआरएनए के एंटी कोडोन से बाइंड कर जाता है। यहां पर 3 है, यहां पर 1 और 2 है। अब इतना बाइंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये इनिशियल फैक्टर IF1 और IF2 बाहर निकलता है। तो सबसे पहले IF1 और IF2 बाहर निकला। इस दोनों फैक्टर के बाहर निकल जाने के बाद IF3 बाहर निकलता है, और जब भी IF3 बाहर निकल गया तब लार्जर सब यूनिट आकर के ज्वाइन कर लेता है। अब इसमें पी साइट के ऊपर में एफ मेट टीआरएनए हो गया,
साइट और ई साइट इसका खाली है, mRNA और tRNA इसके अंदर में बंद है। अब यहां आकर के इनिशिएशन समाप्त हो जाता है। इनिशिएशन के बाद में दूसरा, अगर इनिशिएशन के स्टेप को हम लोग लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर 1, बाइंडिंग ऑफ IF3 initiation factor at E site of a smaller subunit of ribosome। सेकेंड स्टेप हो गया बाइंडिंग ऑफ IF1 एंड IF2 at A site of, अच्छा, इस बाइंडिंग से क्या होगा, दोनों सब यूनिट अलग हट जाएगा, इसलिए इस चीज को हमें यहीं लिख देना चाहिए। बोथ सब यूनिट सेपरेट्स, तब हो गया बाइंडिंग ऑफ IF1 and IF2 at A site of a smaller subunit of ribosome। तब तीसरा स्टेप क्या हो गया, बाइंडिंग ऑफ F मेट tRNA at P site of a smaller subunit of ribosome। अब इसके बाइंडिंग के बाद में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ mRNA साइन Dalgarno sequence of mRNA bind with 16S rRNA of a smaller subunit
and start codon bind with anticodon of F-mate tRNA. यहां तक का स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब रिलीज होने की बात शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, IF1 and IF2 are released. तब IF3 is released और जब भी 3 रिलीज किया तभी लार्जर सब यूनिट आकर के ज्वाइन कर लेगा। तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम join a smaller subunit elongation. अब क्या होता है, राइबोसोम के पी साइट के ऊपर में एफ में टीआरएनए मौजूद है। अब टीआरएनए को, चार्ज टीआरएनए को लेकर के एक फैक्टर आता है जिसको इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं। इस इलोंगेशन फैक्टर का नाम है EFTU। इस इलोंगेशन फैक्टर के साथ में जीटीपी जुटा हुआ होता है, GTP। अब ये फैक्टर इस टीआरएनए को लेकर के ए साइट पे आया। ए साइट के ऊपर में आने के बाद अगर इसका एंटीकोडोन इसके कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब तो ये सीधा खड़ा होगा, और यदि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये सीधा जब खड़ा होगा तो ये जीटीपी यहां लार्ज सब यूनिट के इस पॉइंट को टच करता है। इसको कहते हैं फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। तो जब भी जीटीपी इसको टच करता है, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तब क्या होगा, EFTU GDP बाहर निकल जाएगा और टीआरएनए यहां पर रह जाएगा जिसके ऊपर एमिनो एसिड मौजूद है। और यदि इसका एंटीकोडोन एमआरएनए के कोडोन को मैच नहीं करेगा तो ये यहां पर जो है तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तब ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इसमें इंटर करता है EFTG
जी इसके साथ में भी GTP जुटा हुआ है। तो EFG क्या करता है, इसको ट्रांसलोकेट कर देता है, यानी कि इसके मुंह को घुमा देता है। तो जैसा हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को देखा, tRNA के स्ट्रक्चर को, सपोज कीजिए कि ये tRNA यहाँ पर P साइट पर है और ये यहाँ पर आपको A साइट पर है। अगर इसके मुंह को इधर घुमा दे तो ये एमिनो एसिड इसके ज्यादा नजदीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग से बेसी होता है। ऐसे स्टेज में इस दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो ये इसमें इंटर करके क्या करता है, इसके मुंह को घुमा देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेट जब कर दिया तो अब इस दोनों एमिनो एसिड के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और पी साइड के tRNA पर जो एमिनो एसिड है वो आपको चले आता है ए साइड वाले tRNA के एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना करके, तो डाई पेप्टाइड बन गया। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि दो एमिनो एसिड जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुट गया। इसके ऊपर में दो एमिनो एसिड आ गया। राइबोसोम जो है इसी बीच में आगे बढ़ता है। तो राइबोसोम जब आगे बढ़ेगा तो इसका पोजीशन यहां आ जाएगा और इसका पोजीशन यहां आ जाएगा। तो mRNA पे राइबोसोम आगे बढ़ता चला जाएगा। यहां जो tRNA है ये ई साइट पर आएगा, फिर इसके अंदर में नेक्स्ट tRNA इंटर करेगा, तो जो P साइट पर है उसका दोनों एमिनो एसिड उस पर चला जाएगा, तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। इस तरह से एमिनो एसिड का चेन बढ़ता चला जाएगा और एमिनो एसिड का यह चेन लार्जर सब यूनिट में बने हुए एग्जिट से होकर के बाहर निकल जाएगा। अब यहां जो इस साइड पर जो tRNA है वो बाहर निकल गया, ए साइट वाला पी पर आया, पी वाला ई पर आया, फिर यहां नेक्स्ट इंटर किया, ये फिर बाहर निकला। इस तरह से ये चेन में चलता चला जाता है। तो पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो इस रूप में दिखा सकते हैं डायग्राम से। ये फैक्टर हो गया EFTU और ये हो गया GTP। अब ये जो है ये इसके अंदर में इंटर किया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा बना सकते हैं, ये P साइड का tRNA हो गया और ये A साइट पर जो tRNA इंटर किया वो हो गया। और EFTU GDP बाहर निकल गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
इसमें इंटर करेगा EFGGTP। ये क्या करेगा, इसको ट्रांसलोकेट कर देगा, घुमा देगा। तो ये जब घूम गया और EFGGDP बाहर निकल गया, अब दोनों एमिनो एसिड इसके ऊपर में आ गया, तो ये डाइपेप्टाइड बन गया। अब इसी तरह से ये चेन बढ़ता चला जाएगा। राइबोसोम आगे बढ़ा, तो राइबोसोम जब आगे बढ़ेगा तो जो है पी साइट के ऊपर में टीआरएनए वो आ जाएगा ई साइट पर, और जो ए साइट पर है वो चला गया पी साइट पर। फिर ये खाली हो गया, नेक्स्ट टीआरएनए इसमें फिर इंटर करेगा, और इस तरह से ये एक लंबा चेन एमिनो एसिड का बनता चला जाएगा। जो लंबा चेन लार्जर सब यूनिट में बने हुए एग्जिट से बाहर निकल जाएगा, और इधर से फिर नेक्स्ट टीआरएनए इंटर करता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के सारे स्टेप्स को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। tRNA is carried by the elongation factor EFTUGTP at a site of a smaller subunit of ribosome. If the anticodon of tRNA is complementary to codon on mRNA, the tRNA remain straight. GTP touches factor binding center of larger subunit and hydrolyzed to GDP.
GDP come out. If the anticodon of tRNA are not complementary to codon on mRNA, it return back elongation factor EFG GTP enter in ribosome and translocate tRNA of A site. EFG GDP come out. Peptide bond takes place between two amino acids present on tRNA of P site and A site. Dipeptide is produced in the meantime. A ribosome proceed downward due to which
tRNA of P site reaches to E site and that of A site reaches to P site. Next, tRNA enter at A site this process continue amino acid chain enlarges and come out through exit channel of larger subunit. अब आइए टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन तब होता है जब mRNA पे स्टॉप कोडोन आता है। स्टॉप कोडोन है UAA, UAG और UGA। ये तीनों कहलाता है स्टॉप कोडोन। इस तीनों कोडोन का कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन टीआरएनए पर नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर में कोई टीआरएनए इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसको रिकॉग्नाइज करता है एक टर्मिनेशन फैक्टर जिसको कहते हैं RF1, RF2। ये दोनों में से कोई भी इंटर करता है ए साइट के ऊपर में। तो राइबोसोम के अंदर में चेन का इलोंगेशन होता चला जा रहा है। अब ये साइट पर आ गया स्टॉप कोडोन, तो या तो इसमें RF1 इंटर करता है और या नहीं तो RF2 इंटर करता है। ये एमिनो एसिड के चेन को काट देता है। तो जब भी ये यहां इंटर किया तो इंटर करने के बाद एमिनो एसिड का चेन कट गया।
ये चेन कट गया, चेन कट गया तो ये चेन तो बाहर गिर गया और यहां पर रह गया RF1 या RF2। अब इसमें इंटर करता है RF3। ये GTP के साथ होता है, तो ये क्या करता है, ये RF1 या RF2 में से जो यहां मौजूद है उसको लेकर के बाहर आ जाता है। ये इसके साथ जुटा और जुट करके उसको लेके बाहर आ गया। तो RF1 या RF2 में से जो वहां है वह, और उसके साथ में RF3 बाहर निकल गया और बचा हुआ रह गया इसके अंदर में mRNA और 2 tRNA, एक ई साइड पर और एक पी साइड पर। तो अगर पूरे प्रोसेस, ये इसका स्टेप हो गया, अगर पूरे प्रोसेस को लिखें तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। Translation stops when stop codon appear on mRNA. Stop codon are recognized by a release factor RF1 अथवा RF2 which enter in ribosome and cut amino acid chain. Amino acid chain is released RF3 enter into the ribosome and take out RF1 or RF2. Which one is there? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आरएनए का चेन, एमिनो एसिड का चेन कट करके बाहर निकल जाता है और राइबोसोम के अंदर में एमआरएनए और टीआरएनए बचा हुआ रह जाता है।
यहाँ आकर के ट्रांसलेशन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में फिर राइबोसोम ट्रांसलेशन करे, इसके लिए आवश्यक है कि उसमें रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो, और जब रिसाइकलिंग होता है तब जाकर के टीआरएनए और एमआरएनए निकलता है।